मंच पर मौजूद जिन विद्वज्जनों ने आज तीसरे सत्र के विषय को आगे बढ़ाया है, उन्हें सुनकर मैंने उनसे ज्ञानवर्धन किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ज्ञान पक्ष को उन्होंने बेहतर ढंग से उद्घाटित किया है। अर्थशास्त्रीय चिंतन और स्त्री चिंतन और थोड़ा थोड़ा भाषा चिंतन भी निकल कर सामने आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भाव का प्रसार ज्ञान की सीमा के अंतर्गत ही होता है। एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। यदि हम समुद्र का ज्ञान नहीं रखते कि समुद्र कैसा होता है, समुद्र की लहरें कैसी होती हैं, तो समुद्र पर कितनी भी बेहतर कविता लिखी जाए, उस कविता का कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला है। मैं जिस विषय के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा चिंतन से संबद्ध है। मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। इस विषय का निश्चित रूप से विकास उनके व्याकरण चिंतन में होता है, तो भाषा व्याकरण की अवधारणा पर थोड़ी सी बातें रखूंगा और महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस संदर्भ में उसमें योगदान कर रहे थे उनको कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और समय की सीमा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस ऐतिहासिक दौर में थे, वो दौर हिंदी, जिसे आज हम वर्तमान अर्थ में खड़ी बोली समझ रहे हैं, के बनने का दौर था। भारतेंदु युग में साहित्य का वह विधिवत माध्यम बन चुकी थी, लेकिन पद्य रचना का माध्यम वह नहीं बन सकी थी। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी को पद्य रचना के माध्यम के रूप में, कविता रचना के माध्यम के रूप में एक आधिकारिक व्यक्ति की तरह प्रतिष्ठित किया। उनका जो रचना कर्म है, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, सरस्वती नामक ऐतिहासिक और कालजयी पत्रिका के संपादन कर्म का उपजात दिखाई देता है। और द्विवेदी जी जिस ऐतिहासिक भूमिका को निभाने के लिए हमारे सामने आए थे, हमारे सामने भाषा के परिष्कार के जिस महत् दायित्व को लेकर आए थे, उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती से पूरा किया। व्याकरण की अवधारणा पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए विषय को आगे बढ़ाता हूँ। व्याकरण को आमतौर पर भाषा का शासक कहते हैं। व्याकरण को लेकर जो पाणिनि की परिभाषा तो नहीं, लेकिन एक अधिकार सूत्र है, अथ शब्दानुशासनम, वहाँ ऐसा संकेतित होता है कि व्याकरण शासक नहीं अनुशासक है। द्विवेदी जी का जब हम व्याकरण चिंतन देखते हैं, हालांकि वो घोषित तौर पर न वैयाकरण थे और न उनकी ऐसी आकांक्षा थी जैसा कि उनके लेखन में दिखाई देता है, लेकिन जिस ऐतिहासिक दौर में वे खड़े थे, खड़ी बोली हिंदी का जो गद्य रूप था वो डोल रहा था। भारतेंदु ने साहित्य रचना के माध्यम के रूप में, गद्य रचना के माध्यम के रूप में उसे प्रतिष्ठित किया जरूर था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रभा मंडल में जो गद्य रचना ने आकार लिया, जिसे रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य का प्रथम उत्थान कहते हैं, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात पर यदि यकीन करें तो व्याकरण के प्रति सावधानी का अभाव दिखाई देता था। दूसरी एक समस्या ये थी कि हिंदी यानी खड़ी बोली का प्रसार व्यापक हो रहा था।
खड़ी बोली का प्रसार कई प्रांतों में फैल रहा था और प्रांतों के लोग अपने अपने तरह से उसको अपना रहे थे, अपनी जो मातृभाषाएं थी उनके सापेक्ष उसे रूपाकार प्रदान कर रहे थे। इससे एक उच्चारण सम्मत हिंदी लिखने का चलन हुआ। हिंदी के बारे में यह दावा उस समय भी किया जाता था और कई लोग आज भी करते हैं कि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। इस दावे में आंशिक सच्चाई है। एक उदाहरण से बात रखना चाहता हूं। आप सब बोलते हैं राम और लिखते हैं राम, मतलब बोलते हैं उसे हलंत होना चाहिए उसके अनुसार, लेकिन लिखते हैं राम, स्वर के साथ लिखते हैं। तो द्विवेदी जी के सामने एक बड़ी समस्या थी कि कैसे भाषा को एक रूपता प्रदान किया जाए, क्योंकि भाषा भावों विचारों का वाहन है और साहित्य के लिए इतना ही नहीं, भाषा की भूमिका इससे कहीं आगे भी जाती है। काव्य की जो एक प्रतिष्ठित परिभाषा है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामह की, उसमें जो कहा गया है कि साहित्य क्या है, शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव है, सहित संबंध है, इसीलिए उसे साहित्य कहते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यहां पर यानी साहित्य नामक विधा विशेष में भाषा केवल वाहन नहीं है, केवल थाली नहीं है जिसमें भाव को परोसा जाता है। यहां थाली भी महत्वपूर्ण है और जो खाद्य सामग्री उसमें परोसी जा रही है वह भी महत्वपूर्ण है। इस रूप में हिंदी संस्कृति, हिंदी समाज के सामने एक ऐसा आदर्श आना चाहिए था जिस पर चलकर हिंदी साहित्य की रचना और हिंदी वैचारिकी का सृजन आसान हो, बहुव्यापी हो और वह सर्वग्राह्य हो। द्विवेदी जी व्याकरण की इस अवधारणा से आज से लगभग 125 साल पहले परिचित थे, उसमें पगे हुए थे कि व्याकरण भाषा का अनुशासक है, यानी भाषा के भीतर से व्याकरण निकलता है। व्याकरण की आमतौर पर जो परिभाषा दी जाती रही है उस समय भी दी जाती थी कि भाषा शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र। लेकिन द्विवेदी जी इस बात को जानते थे कि बिना व्याकरण के भी भाषा का ज्ञान हो जाता है, निरक्षर लोग भी अच्छे ढंग से हिंदी बोल लेते हैं, उन्होंने कोई व्याकरण नहीं देखा। इसका मतलब है कि भाषा में कोई नियम कार्यरत है जिसको वो भाषा सीखने की प्रक्रिया में आयत्त कर चुके होते हैं। द्विवेदी जी ये बात जानते हुए भी कि व्याकरण भाषा का अनुशासक है, उन्हें जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी दी गई थी भाषा को एक रूप बनाने की, उस संदर्भ में व्याकरण को शासक बनाने के लिए मजबूर थे। यही कारण है कि उन्होंने जो अपने समय में व्याकरण पर सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि सरस्वती में जो छपने के लिए आलेख आते थे उन आलेखों का व्याकरणिक संशोधन करते हुए अपनी व्याकरणिक अवधारणा का जो निर्माण किया और कई जगह बहुत शासक की भूमिका में प्रतिबंध लगाया, इन सब का एक अच्छा परिणाम निकला कि हिंदी साफ सुथरी निखर कर हमारे सामने आई। जिस हिंदी को आज हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें अपना ये सब काम कर रहे हैं, उस हिंदी को बनाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ऐतिहासिक भूमिका रही है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं बात को थोड़ा रोचक बनाने का प्रयास करता हूं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संशोधन का एक ऐसा सरोवर निर्मित किया जिसमें सभी समय समय पर स्नान करके निकल के निखर के आए, चाहे आलोचक प्रवर रामचंद्र शुक्ल हो या पत्रकार प्रवर गणेश शंकर विद्यार्थी या इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल या हिंदी व्याकरण के पहले प्रतिष्ठित लेखक, पहला व्याकरण जिनका
सर्वमान्य व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से संशोधन की प्रक्रिया उन्होंने साधी। उन प्रक्रियाओं का ऐतिहासिक महत्व था, जिस काल खंड में वो कर रहे थे वहां उनके लिए ये चीजें समस्या के रूप में थीं, लेकिन उसके बावजूद वो भविष्य देख रहे थे कि यदि हिंदी को व्याकरणिक दृष्टि से एक रूप न किया गया तो कितनी समस्या होगी। हिंदी की जो देशव्यापी परिधि है उस परिधि में संकोच शुरू हो जाएगा। उन्होंने जो संशोधन किया उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने द्विवेदी जी की प्रेरणा और निर्देशन में हिंदी का एक व्याकरण तैयार किया, हिंदी व्याकरण के नाम से 1921 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा से जो छप कर आया। उन्होंने एक आलेख सरस्वती में छपने के लिए भेजा था और उसमें लिखा था उन्हें शब्द की जगह उन्हें लिखा था। द्विवेदी जी ने उसे सुधार के उन्हें किया, और इसी तरह से अनोखा लिखा था, उसे सुधार कर द्विवेदी जी ने अनोखा किया। और सत्यदेव परिव्राजक, उन्होंने वाह भारत इसका प्रयोग किया था एक आलेख में। द्विवेदी जी ने दिशा निर्देश किया, वाह रे भारत, ऐसा लिखा जाना चाहिए। यह सब जो उनके कर्म थे वे व्याकरण को शासक की भूमिका में ढालने की ओर थे। रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है जो आलेख उनका है वह सरस्वती में प्रकाशित होने के लिए भेजा गया। उसमें उन्होंने सामर्थ्य शब्द को स्त्रीलिंग में लिखा था कि सामर्थ्य। द्विवेदी जी के सामने व्याकरण चिंतन स्पष्ट था, उन्होंने उसे पुंलिंग किया। उन्होंने कदाचित देखा होगा कि सामर्थ्य शब्द का जो रूप गठन है वह सौंदर्य की तरह है, सुंदर से सौंदर्य बनता है, समर्थ से सामर्थ्य। तो एक अगर पुंलिंग है तो दूसरा स्त्रीलिंग कैसे? लेकिन द्विवेदी जी का ये सुधार आज भी बड़े पैमाने पर लोग नहीं मानते और सामर्थ्य शब्द को स्त्रीलिंग में रखते हैं, और ऐसा रखकर कोई गुनाह नहीं करते, क्योंकि व्याकरण भाषा का अनुशासक है। भाषा जैसी है वैसा व्याकरण होगा। द्विवेदी जी ने अपने समय में एक क्रांतिकारी विचार रखा था कि भाषा को बदलने से मनुष्य की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जैसे सूर्य और चंद्र परिभ्रमण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं रोक सकता, उसी तरह से भाषा को बदलने से मनुष्य नहीं रोक सकता। व्याकरण के बारे में एक वाक्य उनके एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक आलेख भाषा और व्याकरण में है कि व्याकरण भाषा के सहज प्रवाह में अवरोधक होता है। ये जानते हुए भी व्याकरण की भूमिका वो महत्वपूर्ण मानते हैं एक रूपता के लिए, ताकि भाषा भावों, विचारों और साहित्य का एक योग्यतर वाहन हो और उसकी उस प्रकार के साहित्य या भाव विचार की सहज संप्रेषणीयता हो। लिंग के संबंध में बहुत सारी अराजकता थी। उस समय एक विद्वान होते थे उसी के आसपास, जिनका नाम था जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। उन्होंने लिंग पर बड़ा काम किया था। हिंदी लिंग विचार एक आलेख का उन्होंने वाचन किया था हिंदी साहित्य सम्मेलन के किसी अधिवेशन में। वो आलेख मैंने देखा। उसमें उन्होंने कहा कि हाथी शब्द को कहीं स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, कहीं पुंलिंग के रूप में। उसी तरह से कहीं जनेऊ उतरता था, कहीं जनेऊ उतरती थी। ऐसे में भाषा की दुनिया में एक ऐसी हस्ती की आवश्यकता थी जो इन सब के बीच एक रूपता का एक मार्ग निकाले। एक रूपता या मानकीकरण और कुछ नहीं है। बहुरूपता के बीच एक निश्चित तरह का जो पैटर्न है उसे सर्वसम्मति से अपना लेना, यही है एक रूपता। और बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन समय की सीमा है। थोड़ी सी बातें और कह के मैं विराम लेना चाहूंगा। द्विवेदी जी जो अपने समय में एक ऐतिहासिक भूमिका निभा रहे थे, व्याकरण चिंतन का दायित्व युग ने उन्हें सौंप दिया था, उसकी शुरुआत एक बड़े विवाद से हुई थी।
जब सरस्वती का संपादन करने वे आए थे तो जाहिर सी बात है कि जो आलेख थे उनमें जो अनेक रूपता होती थी, अलग अलग प्रांतों से आते थे, उनके बीच एक रूपता साधने के लिए व्याकरण चिंतन उन्हें करना पड़ा था। और इस अनुभव के द्वारा उन्होंने 1905 ईस्वी में भाषा और व्याकरण शीर्षक एक आलेख लिखा था, जिसमें भारतेंदु युग से लेके अपने समकालीन रचनाकारों तक की भाषा में दोष दिखाए थे और एक रूपता का आग्रह किया था। इस पर एक भारी विवाद पैदा हुआ था और उन्होंने अस्थिरता शब्द की जगह अनस्थिरता शब्द का प्रयोग किया था। कोलकाता से एक पत्रिका निकलती थी जिसे बालमुकुंद गुप्त संपादित करते थे, भारत मित्र। उसमें ये विवाद परवान चढ़ा और उन्होंने द्विवेदी जी पर सीधा आक्रमण करके कहा कि जब अनस्थिरता शब्द आपका ही ठीक ढंग से सिद्ध नहीं होता तो आप दूसरे की भाषा क्यों सुधारने चले हैं। लेकिन ठीक है कि इस विवाद का अवसर थोड़ा सा द्विवेदी जी ने भी दिया था, लेकिन जो ऐतिहासिक सवाल थे, जो सैद्धांतिक प्रश्न थे भाषा विज्ञान के, उसमें गुम हो गए थे। लेकिन ये विवाद लगभग 2 साल चला और इस विवाद की कुल सामग्री अगर संकलित कर दी जाए तो 1000 पृष्ठों की है। इसका बड़ा अच्छा असर पड़ा और सरस्वती के संपादन के प्रारंभ में ही यह विवाद हो गया था। इस विवाद से हिंदी जगत उपकृत हुआ और खुद द्विवेदी जी भी उपकृत हुए। द्विवेदी जी ने भी भाषा अपनी आगे जो थी, जो विरोध के आग्रह थे, उनके अनुरूप ठीक किया और लोगों का भी ठीक करने के लिए लोगों को भी प्रेरित किया। तो द्विवेदी जी की जो भी भूमिका थी वो एक शोध प्रबंध का विषय है और दुख का विषय है कि हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी पर जो मैंने देखा बहुत कम शोध हुए हैं और उसमें भी भाषा व्याकरण चिंतन पर तो मुझे अभी तक एक भी शोध नहीं दिखाई दिया। इस विषय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं केवल उनकी ऐतिहासिक भूमिका को सुमित्रा नंदन पंत की एक पंक्ति से रेखांकित करके अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा। भारतेंदु के समय से आज तक हिंदी का जो रूप बना उसमें द्विवेदी जी की जगह कहाँ है, उसी को लक्षित करके पंत जी ने 1933 में जो द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ निकला था उसमें श्रद्धांजलि स्वरूप ये पंक्तियां रखी थी। भारतेंदु कर गए भारती का वीणा निर्माण, भारतेंदु कर गए भारती का वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने उसमें बहुविध स्वर संधान, किया अमर स्पर्शों ने उसमें बहुविध स्वर संधान, निश्चय उसमें जगह आपने प्रथम स्वर्ण झनकार, निश्चय उसमें जगह आपने प्रथम स्वर्ण झनकार, अखिल देश की वाणी को दे दिया एक आकार। धन्यवाद। थोड़ा कम समय था।